नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे वर्णमाला, यानी हिंदी में जो हमारा वर्णमाला चैप्टर चल रहा था, हमने उसे लगभग जो स्वरों का वर्गीकरण था उसे आधा कंप्लीट कर लिया था। मैं आपको बता चुका था कि वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमालाओं का जो स्वर हैं उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। लगभग मैं आपको बता चुका था कि जो हमारा स्वरों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से होता है, 7 प्रकार से, और मैं आपको सातों के सातों लिखा चुका था, जिसमें से लगभग आपको 4 कंप्लीट करा चुका था। ठीक है, यहाँ तक कि हम देख चुके थे कि वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी होती है, या वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, और वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है। मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन, जिसमें से हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे यानी स्वर, और स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था, यानी स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 7 प्रकार से, जिसमें 4 हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें से अब हम 5वां प्रकार देखेंगे। जो 5वां प्रकार है वो था हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, से निकलने के आधार पर यदि आपसे कहा जाए कि हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 2। ठीक है, कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ध्यान से देखेंगे कि जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है अनुनासिक। अनुनासिक या नासिक्य स्वर, नासिक्य स्वर, और दूसरे नंबर पर आता है निम्नोनासिक या मौखिक स्वर। मौखिक स्वर, अब ध्यान देंगे कि इसके लैंग्वेज से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुनासिक किसे कहते हैं या निम्नोनासिक किसे कहते हैं। अनुनासिक का कई बार पूछा जा चुका है कि अनुनासिक किसे कहते हैं। तो ऑप्शन मिलते हैं, जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, जिनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, जिनके उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे अनुनासिक या नासिक्य स्वर होते हैं, तो ये वे वर्ण होते हैं जिनमें हवा मुख के साथ साथ, यानी मुख व नाक दोनों से निकलती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यानी अनुनासिक क्या होते हैं? जिनमें हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक कौन कौन से वर्ण होते हैं? ध्यान देंगे, अनुस्वर अनुनासिक कहलाता है, चंद्र बिंदु अनुनासिक कहलाता है, और विसर्ग अनुनासिक कहलाते हैं, और वर्ग का 5वां वर्ण जो होगा वो भी क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा। ठीक है, वर्ग हम आगे पढ़ने वाले हैं। वर्ग का मतलब है जैसे कि कै, ख, ग, घ, ण, तो जो हमारा ण आया है वो क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा। ठीक है, यानी अर्थात वर्ग का जो 5वां वर्ण होगा वो भी क्या कहलाएगा? अनुनासिक। और बात करते हैं निम्नोनासिक, तो निम्नोनासिक क्या होते हैं? जिनमें हवा केवल मुख से निकलती है, यानी हवा केवल किससे निकलेगी? मुख से निकलेगी। और जितने भी हमारे स्वर होते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? मौखिक स्वर कहलाते हैं। किसे छोड़कर? अनुस्वार और विसर्ग को छोड़कर। ठीक है, लेकिन ये आपकी यानी आपका भाग्य है यदि आपसे कह दे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक है। जैसे कि यहीं पर फर्स्ट यानी 4 ऑप्शन हैं, A, B, C और D। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कै, एक दिया गया है आ, एक दिया गया है अनुस्वार, और एक दिया गया है ख। आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक है, या फिर यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जाए
6। तो क्या करेंगे, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे अनुनासिक यानी अर्थात नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। तो ये हमारा भाग्य है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन ऐसे ना पूछ करके, आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है, कि जो SI वाले हैं वो ज़्यादातर विशेष तौर पर ध्यान देंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन कैसे मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा कार्य, बी ऑप्शन मिल जाएगा संविधान, और आपको सी ऑप्शन मिलेगा आँख, और डी ऑप्शन आपको दिया जाएगा यहीं पर नाम, और आपसे कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिक नहीं है, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिक नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन सुनना है कि आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक शब्द नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अनुस्वार, चंद्रबिंदु, विसर्ग और वर्ग का 5वां वर्ण जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, अनुनासिक कहलाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहले बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में हमने देखा यहाँ पर अंकी बिंदी आ रही है और वर्ग का 5वां वर्ण है न। आप सभी जानते हैं जब वर्ग का 5वां वर्ण है तो हवा कहीं ना कहीं जा करके नाक से भी निकलेगी, तो ये क्या कहलाएगा, अनुनासिक कहलाएगा। यहाँ पर चंद्र बिंदु आ रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा, अनुनासिक कहलाएगा। ये वर्ग का 5वां वर्ण है न और मैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, अनुनासिक कहलाएगा। लेकिन जो कार्य है, ना तो इसमें कोई अनुस्वार है, ना विसर्ग है, ना चंद्र बिंदु है और ना ही कोई वर्ग का 5वां वर्ण है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निर्नुनासिक। क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा निर्नुनासिक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा। यदि आपको ऐसे दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि अनुनासिक किसे कहते हैं और निर्नुनासिक किसे कहते हैं। भाग देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। नंबर 6 है घोषत्व के आधार पर। नंबर 6 देखेंगे, ये नंबर 5 था। नंबर 6 देखेंगे घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर यदि बात करें कि घोषत्व कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहले हम जानेंगे कि घोषत्व क्या है, कि घोषत्व है क्या। घोषत्व का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कंपन, यानी अर्थात तंत्रिकाओं में कंपन करना क्या कहलाता है, घोषत्व कहलाता है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम उच्चारण कर रहे हैं, यानी अर्थात मैं बोल रहा हूँ या फिर आप बोल रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा शरीर काँप रहा है या नहीं काँप रहा। लेकिन ये वास्तविकता है कि क्या होता है, जब हम उच्चारण करते हैं किसी का या बोलते हैं, तो क्या होता है कि हमारा शरीर कहीं ना कहीं काँपता जरूर है, यानी हमारी तंत्रिकाओं में कंपन होती है। यदि आपको ऐसा ना लगे, तो यदि ऐसा मान लीजिए कि किसी को कान लगवा लें अपनी पीठ पर और कहें कि बोलो, तो उसे खुद पता चल जाएगा कि आपका शरीर कितना काँप रहा है या नहीं काँप रहा। ठीक है, तो घोषत्व का शाब्दिक अर्थ होता है कंपन। और घोषत्व जो है कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। यानी घोषत्व कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है सघोष और दूसरे नंबर पर आता है अघोष। फर्स्ट नंबर पर सघोष आता है और दूसरे नंबर पर आता है अघोष। आप जानते हैं जो सघोष है ये किससे मिलकर बना है, एक तो स है और दूसरा क्या है, घोष। तो हम कहेंगे स का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साथ और घोष का अर्थ होता है कंपन। अर्थात हमें पता चला कंपन के साथ, यानी वे वर्ण जो कंपन के साथ बोले जाते हैं उन्हें हम सघोष कहते हैं। और यहाँ पर लगा हुआ है ए, और ए का मतलब होता है नहीं, और घोष का अर्थ क्या है, कंपन।
यानी ए का अर्थ होता है नहीं, यानी नकारात्मक शब्द है, और घोष का अर्थ होता है कंपन, यानी वे वर्ण जिनमें कंपन उत्पन्न नहीं होती उन्हें अघोष कहते हैं, और जिनमें कंपन उत्पन्न होती है उन्हें सघोष कहते हैं। और सघोष को ही ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं, घोष कहते हैं, क्योंकि कंपन के साथ जो बोले जा रहे हैं, और सघोष भी क्या है, जिनमें कंपन होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो कंपन के साथ बोले जाएं उन्हें हम सघोष कहते हैं, और जो कंपन के साथ नहीं बोले जाएं उन्हें अघोष कहते हैं। कंपन कहाँ पर होगी, आप यहाँ पर हाथ रख कर देख सकते हैं। जब उनसा वर्ण मैं लिखूँगा, यदि कंपन हो रही है तो उन्हें हम सघोष लिखेंगे, और जो कंपन नहीं हो रही उन्हें हम लिखेंगे अघोष। ऐसा मान लीजिए, यदि मैं एक लिख दूँ कै कबूतर और एक लिख दूँ गै, आप हाथ लगा करके देख सकते हैं गले पर यहाँ पर कि कंपन किस में हो रही है, कै में हो रही है या गै में हो रही है। तो आपको पता चल जाएगा कि कंपन किस में हो रही है, गै में हो रही है, तो गै को लिखेंगे हम सघोष, और कै को क्या लिखेंगे, अघोष। ऐसे ही यदि मैं आपसे कहूँ एक बोल लीजिए छ और एक बोलिए झ, कंपन किस में होगी, झ में होगी, और झ क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा, और छ क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। कहने का मतलब है जो हमारे वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा, और पहला और दूसरा यानी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। और आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, यानी घोषत्व के आधार पर जितने भी स्वर होते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। यानी घोषत्व के आधार पर जितने भी स्वर हैं वो क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि घोषत्व के आधार पर सभी स्वर क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। समझ में आ गया होगा कि सघोष क्या होता है और अघोष क्या होता है, या घोषत्व क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट देखते हैं, यानी स्वरों का वर्गीकरण में सबसे लास्ट पॉइंट क्या है। सबसे लास्ट पॉइंट की हम बात करें तो सबसे लास्ट पॉइंट और सातवां पॉइंट है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर यदि हम प्राणत्व की बात करें, प्राणत्व के आधार पर यदि हम बात करें प्राणत्व के आधार पर भी तो प्राणत्व के आधार पर भी कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राणत्व क्या होता है, कि प्राणत्व का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्राणत्व का शाब्दिक अर्थ होता है हवा यानी वायु। प्राणत्व का शाब्दिक अर्थ है वायु, और प्राणत्व भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि प्राणत्व का शाब्दिक अर्थ है वायु, और प्राणत्व भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, जिसे हम पहले नंबर पर कहते हैं अल्प प्राण, और दूसरे नंबर पर कहते हैं महाप्राण। फर्स्ट नंबर पर है अल्पप्राण और दूसरे नंबर पर है महाप्राण। अब जानेंगे कि अल्पप्राण क्या होता है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है अल्प और दूसरा है प्राण। मैंने अभी बताया कि प्राण का शाब्दिक अर्थ है वायु, और अल्प माने होता है कम। ठीक है, यानी हम कहेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा कम मात्रा में निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। और आप जानते हैं कि महा का मतलब होता है अधिक, और प्राण का मतलब होता है वायु। यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं, और जिनमें कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। आप मुख के आगे हाथ लगा के देख सकते हैं कि हवा किस में ज़्यादा निकल रही है या किस में कम निकल रही है। कै बोलेंगे और ख बोलेंगे, हवा किस में ज़्यादा निकलेगी, कै और ख। तो ख में ज़्यादा निकल रही है तो हम ख को क्या लिखेंगे, महाप्राण, और कै को क्या लिखेंगे, अल्प प्राण। ऐसे ही यदि मैं बात करूं तो मैंने कहा जय कहा और झय कहा, हवा किस में ज़्यादा निकल रही है, झय में, तो झय को हम क्या लिखेंगे, महाप्राण, और जय को क्या लिखेंगे, अल्प प्राण। यानी अर्थात कहने का मतलब है जो हमारा वर्ग होता है तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा, और वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण क्या कहलाएगा,
महाप्राण कहलाएगा। ठीक है, वर्ग का, जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपसे बात करूं, यानी कै, ख, ग, घ और न, तो ये वर्ग का पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो कहने का मतलब है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाएगा, ये अल्पप्राण। दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा, दूसरा और चौथा कहलाएगा महाप्राण। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि अल्पप्राण या महाप्राण किसे कहते हैं या ये होता क्या है। ठीक है, यानी अर्थात हमारे स्वरों का वर्गीकरण समाप्त हो गया है, यानी हम जान चुके हैं कि स्वर किन्हें कहते हैं या संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, संधि स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं, यहाँ तक कि हम जान चुके हैं कि स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखते हैं, हेडिंग डालेंगे सजातीय स्वर और सजातीय स्वर को देखेंगे भैया, यानी सजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होते हैं, देखो यहाँ पर एक शब्द है स और दूसरा है जाति, तो इसका मतलब है स मानी सात होता है और जाति मतलब जाति, यानी जो एक ही साथ एक ही जाति के पाए जाएं, यानी सात जाति के पाए जाएं, अर्थात अपनी जाति के पाए जाएं और अपने जोड़े के साथ लिखे जाएं, उन्हें हम कहेंगे सजातीय स्वर। यानी अर्थात जो ए होता है उसका जोड़ा क्या होता है, आ, तो यही क्या कहलाएगा, सजातीय स्वर। यदि हम ई की बात करें तो ई का जोड़ा होता है बड़ी ई, तो यही क्या कहलाएगा, सजातीय स्वर। यदि मैं बात करूं ए की तो इसका बड़ा रूप होता है बड़ा ए और यही जोड़ा क्या कहलाएगा, सजातीय स्वर। यदि हम बात करें ओ की तो ओ का जो बड़ा रूप होता है वो होता है औ और यही क्या कहलाएगा, सजातीय स्वर। ऊ है, ऊ का बड़ा रूप होता है बड़ा ऊ और यही क्या कहलाएगा, सजातीय स्वर। लेकिन बात यह है जो अपने जोड़े के साथ ना लिखे जाएं, यदि हम कह दें कि ए और ओ तो ये क्या कहलाएगा, तो हम ध्यान रखेंगे यही कहलाएगा विजातीय स्वर। क्या कहलाएगा, विजातीय स्वर। यानी विजातीय स्वर अर्थात जो अपनी जाति के नहीं होते और अपनी जाति के साथ नहीं लिखे जाते उन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे कि ई का मैं ऊ लिख सकता हूँ, तो यही क्या कहलाएंगे, विजातीय स्वर। यानी अर्थात जो अपने जोड़े के साथ नहीं लिखे जाते उन्हें हम कहते हैं विजातीय स्वर और जो अपने जोड़े के साथ लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सजातीय स्वर। ठीक है, यानी अर्थात हम देख चुके थे, यानी जो स्वरों से जितने भी क्वेश्चन पुट अप होने वाले थे हम सब के सब कवर कर चुके थे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम व्यंजनों की, यानी अर्थात व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है और कौन सा व्यंजन का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। यहाँ तक कि मैं आपसे बात करूँ कि जो हमारे स्वर हैं, स्वरों का जो उच्चारण किया जाता है, यदि आप यहीं पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि जो स्वरों का जो उच्चारण होता है, यदि बात की जाए स्वरों के उच्चारण की, तो स्वरों का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो ऐसे मान लीजिए एक होता है हमारा कंठ्य, एक होता है तालु, एक होता है मूर्धा, फिर होता है दंत्य, एक होता है औष्ठ्य। ठीक है, ये हमारे उच्चारण स्थान होते हैं। मैं आगे भी आपको कवर करा दूंगा, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कि ये भी आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है। पहली बात हम जान लेते हैं कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, औष्ठ्य होता क्या है। कंठ क्या होता है, ऐसा मान लें कि
जैसा भी बना है देख लेंगे, समझने के लिए काफ़ी है। ये दांत हैं। आपने देखा होगा कि आप यदि शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो आपने देखा होगा एक मांस का टुकड़ा लटका हुआ होता है ऐसा। उससे जो पिछला भाग होता है, यानी उससे जो पिछला भाग होता है टोटल पेट तक, वो क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। ठीक है, जब हम है देखेंगे तो आपने सुना होगा कि है जो बोला जाता है वो कंठ के भीतरी भाग से बोला जाता है। यदि आप है को जितना तेज बोलेंगे उतना ही पेट पर असर पड़ेगा, तो इसलिए उसे कहते हैं कि कंठ का भीतरी भाग। ठीक है, तो कंठ क्या होता है? जहाँ पर हमारा कौवा लटका हुआ होता है, मांस का टुकड़ा, उससे पिछला भाग कंठ कहलाता है। यदि हम तालू की बात करें तो आपने देखा होगा ये जो हमारे अगले वाले दांत हैं ये किसी मसूड़े में टच होते हैं, तो ये वाला जो भाग है, ये मसूड़ा जो है, यही क्या कहलाएगा? तालू कहलाएगा। यदि मूर्धा की बात की जाए तो मूर्धा, इससे पिछला भाग जो होगा वो मूर्धा कहलाएगा। ठीक है, यदि हम दंते की बात करें तो ये हमारे दोनों जो दांत हैं ये क्या कहलाएंगे? दंते कहलाएंगे। और ओष्ठ्य आप जानते हैं, जो हमारे होंठ हैं वो क्या कहलाएंगे? औष्ठ्य कहलाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे कि कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत्य, औष्ठ्य क्या होता है। यदि हम कंठ की बात करें तो कंठ से हमारे जो स्वर हैं वो बोले जाते हैं ए, आ, अंग और आहा। ये क्या हैं? ये हमारे टोटल कंठ से बोले जाते हैं। यदि हम तालु की बात करें तो तालु क्या होता है? यदि हम तालु की बात करें तो तालु से बोला जाता है ई और बड़ी ई। यदि मूर्धा की बात करें तो मूर्धा से बोला जाता है रीरी। और दंते की बात करें तो दंत से जो हमारा स्वर है, अर्थात कोई भी हमारा स्वर दंत से नहीं बोला जाता। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दंत से हमारा कोई भी स्वर नहीं बोला जाता, यानी अर्थात नोट। ठीक है, और जो औष्ठ्य है उससे बोला जाता है ऊ और बड़ा ऊ। अब बात करते हैं यहाँ पर कितने स्वर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्वर हैं, लेकिन अभी 13 स्वर होते हैं, तो 4 हैं कहाँ? चारों की बात करते हैं तो बात करेंगे हम पहले। यहीं पर देखेंगे, नोट करके लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है। यदि हम बात करें ए और बड़े ए की, यानी अर्थात ऐ की, तो आपको ध्यान रखना है जो ए है वो किससे मिलकर के बना होता है? ए प्लस ई से मिलकर के बना होता है ए। ये तो सभी को पता होगा। तो ए किससे बोला जा रहा है? कंठ से। और ई किससे बोला जा रहा है? तालु से। यानी ये कंठ से बोला जा रहा है और ये बोला जा रहा है तालु से। तो ए किससे बोला जाएगा? कंठ प्लस तालु, यानी अर्थात ये दोनों किससे बोले जाएंगे? कंठ प्लस तालु। किससे बोले जाएंगे? कंठ प्लस तालु से। यदि हम बात करें ओ और औ की, तो ध्यान देंगे कि जो हमारा ओ होता है ये किससे मिलकर बना है? ए प्लस ऊ से मिलकर बना है। और आप जानते हैं कि ए किससे बोला जा रहा है? कंठ से बोला जा रहा है। और ऊ जो बोला जा रहा है वो किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। तो हम कहेंगे जो ओ है किससे बोला जाए? कंठ प्लस ओष्ठ, या फिर मैं कहूँगा कंठोष्ठ। ठीक है, क्या कहूँगा? कंठोष्ठ या फिर कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये किससे? कंठ प्लस तालु से, और ये कंठ प्लस ओष्ठ से बोला जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। 13 के 13 स्वर का उच्चारण देख लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्यंजनों को, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यंजनों को। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र क्यों नहीं होते, यहाँ पर सारी चीज़ों का डिस्कस किया जाएगा। और कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, हम ये सब देखेंगे। वर्तस्य क्या होते हैं, या फिर स्पर्शी संघर्षी क्या होते हैं। ठीक है, कि संपृक्त ध्वनि क्या होती है, यहाँ तक के हम टोटल का टोटल कवर करने वाले हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में व्यंजनों को। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।